नेपाल में दाऊद के शार्प शूटर पकड़े गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और जल्दी ही उन्हें भारत ले आया जाएगा। दाऊद के गुर्गे बड़ा राज उगल सकते हैं और इनकी मदद से ये बात और पुख्ता हो सकती है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है। आइए देखते हैं कि कौन है दाऊद के दो शार्प शूटर और कैसे इन्हें पकड़े जाने से दाऊद के गले पर भारतीय खुफिया एजेंसियों का शिकंजा और कस गया है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है जब भारत का दुश्मन नंबर 1 सलाखों के पीछे होगा। दिन ब दिन दाऊद के नेटवर्क पर भारतीय खुफिया एजेंसियों का हमला और तेज होने लगा है। एक के बाद एक दाऊद के गुर्गे आ रहे हैं कब्जे में। ताजा मामला नेपाल का है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में आए दाऊद के दो शार्प शूटर। दाऊद पर कसता शिकंजा। नेपाल में पकड़े गए दाऊद के दो शार्प शूटर। आईबी और रॉ का साझा अभियान। बुधवार 2 दिसंबर को खबर आई कि नेपाल में दाऊद के दो शार्प शूटर भारतीय खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं। यह आईबी और रॉ का साझा अभियान था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दो बड़े गुर्गे नेपाल में गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों को भारत लाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आबिद दाऊद पटेल और अब्दुल सलीम सत्तार नाम के दो बड़े शार्प शूटर दाऊद के खास गुर्गे हैं। दोनों इस समय भारतीय खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में हैं। जानकारी के मुताबिक दाऊद के दोनों गुर्गे आबिद दाऊद पटेल और अब्दुल सलीम सत्तार खुफिया एजेंसियों के सामने एक के बाद एक राज खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह दाऊद भारत के खिलाफ साजिश पर साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में दाऊद के दोनों गुर्गों ने अपने कई गुनाह कबूल किए हैं। दाऊद ने रची गुजरात में दंगा कराने की साजिश। अब तक दाऊद के गुर्गे कई चौंकाने वाले खुलासे कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने 2 नवंबर को गुजरात के भरूच के बीजेपी अध्यक्ष शिरीष बंगाली और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रज्ञेश मिस्त्री की हत्या की बात कबूल की है। दोनों ने बताया कि दाऊद ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रची थी। कई बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इस बात के पक्के सबूत दिए कि दाऊद पाकिस्तान की इस सरजमी पर रहकर आज भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन धीरे धीरे ही सही पाकिस्तान के झूठ और दाऊद के ठिकाने का पर्दाफाश हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं रही है कि दाऊद इब्राहिम, जिसके हाथों पर सैकड़ों बेगुनाहों का खून लगा है, वो पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। दाऊद का नाम भले ही इंटरपोल के टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन पाकिस्तान अपने इस मेहमान को 7 पर्दों में छिपा कर रखता है। लेकिन अब यह आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद दाऊद के ही गुर्गे अपने आका के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। नेपाल में दाऊद के दो शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी और उससे पहले जम्मू में आईएसआई के 2 एजेंट्स का पकड़ा जाना और उससे कुछ ही दिन पहले दाऊद के दुश्मन माफिया सरगना छोटा राजन को भारत लाया जाना। दाऊद के बुरे दिन बहुत तेजी से उसके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार बनकर अटक रहे हैं। माना जा रहा है कि नेपाल में हुई गिरफ्तारी के पीछे छोटा राजन के दिए हुए टिप्स हो सकते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आए हैं एक और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, जो इंडोनेशिया में गिरफ्तार करके भारत लाया जा चुका है और वो एक के बाद एक दाऊद के खिलाफ राज खोल रहा है। दाऊद के बारे में मैं उसके साथ लड़ते रहा हूँ और लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। दाऊद और छोटा राजन के गैंग के बीच 20 साल से ज्यादा से गैंग वॉर जारी है। दोनों ही गैंग के कई लोग इस लड़ाई में मौत की नींद से हर वो राज खोल रहा है, जिससे दाऊद की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। छोटा राजन ने बताया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और उसे वहां की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई पनाह दे रही है। कहते हैं 1993 बम धमाकों की वजह से डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रास्ते जुदा हुए थे। रास्ते अलग हुए और फिर शुरू हुई अंडरवर्ल्ड में दबदबे के लिए सबसे खूनी लड़ाई। गैंग वॉर का दायरा भारत समेत कई मुल्कों में फैलता गया। ऐसा नहीं है कि डी कंपनी ने इस दौरान राजन का काम तमाम करने की कोशिशें नहीं की, बल्कि थाईलैंड में 15 साल पहले दाऊद के गुर्गे राजन तक पहुंच गए थे। लेकिन किस्मत मेहरबान थी कि राजन मौत के जबड़े से फिसल कर निकल गया। अब राजन कानून के हत्थे चढ़ चुका है।
ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो आईएसआई एजेंट हत्थे चढ़े हैं और दाऊद के जो गुर्गे गिरफ्त में आए हैं, उनके पीछे छोटा राजन की दी हुई जानकारियां भी काम आई हैं। इस सब के बीच भारतीय खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक आईएसआई के और पाकिस्तान की नई साजिशों की परतें खोलने में कामयाब हो रही हैं। ये सामने आया है कि आईएसआई कई लेयर्स में काम कर रही है। उसके जासूस और एजेंट पूरे भारत में फैले हैं और उनका काम है लोगों को भटकाना, पैसे का लालच देकर आतंकी गतिविधियों से जोड़ना। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी आईएसआई के जाल को काटने में जुटी हैं। खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई एजेंटों के बारे में कई जानकारियां इकट्ठा की हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएस के जासूस पूरे भारत में सक्रिय हैं। ये जासूस 3 लेयर यानी परतों पर काम करते हैं। इनमें अलग अलग कैटेगरीज यानी श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वो जासूस हैं जिन्हें आईएसआई से सीधे पैसा मिलता है और उनका काम है नए सदस्य भर्ती करना और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। ये अलग अलग जगहों पर जाते हैं और इन्हें हर महीने सैलरी भी मिलती है। कैटेगरी 1 के जासूसों का डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी से रहता है। माना जाता है कि ऐसे 5-6 लोग दिल्ली में भी हैं। इसके बाद आती है कैटेगरी 2 यानी दूसरी श्रेणी के पाकिस्तानी एजेंट। ये स्थानीय लोग होते हैं जो कि आईएसआई के लिए रेकी करते हैं। जो टारगेट होता है उस पर नजर रखते हैं। जिन लोगों को मारना होता है ये उसकी फिल्म बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और उस पर पूरी नजर रखते हैं। जिन जगहों पर धमाके करने होते हैं उसकी छानबीन करते हैं। इन लोगों को काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आईएसआई की नापाक साजिशों का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं वो नौजवान जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें पैसे का लालच देकर आसानी से बरगलाया जा सकता है। ये लोग कैटेगरी 3 में होते हैं। कैटेगरी 3 में आता है लोकल स्लीपर सेल। इसमें ज्यादातर युवा होते हैं। इनकी भर्ती के लिए आईएसआई की नजर रहती है छोटे शहरों में होने वाले मेलों पर, धार्मिक स्थलों के आसपास। भर्ती के बाद इन लोगों को नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां उन्हें 6 से 9 महीने तक आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी चंद रोज पहले ही जम्मू से पाकिस्तान के 2 एजेंट गिरफ्तार हुए थे, जिनमें एक बीएसएफ का जवान था और दूसरा था कफायतुल्ला। माना जाता है कि कफायतुल्ला ने कम से कम 15 लोगों को स्लीपर सेल में भर्ती किया था। पिछले 2 हफ्तों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में करीब 100 जगह रेड मारी है पाकिस्तानी एजेंटों की छानबीन के लिए। इन सब के बीच दाऊद इब्राहिम एक बड़ा नाम है जो 2 दशक से भी ज्यादा से पाकिस्तान और आईएसआई का मेहमान बना हुआ है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दाऊद का पाकिस्तान में ही ठिकाना है, हालांकि वो समय समय पर जगह बदलता रहता है। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जोर शोर से तलाश है, क्योंकि दाऊद पर कई संगीन इल्जाम हैं। देखिए उसके गुनाहों की फहरिस्त। एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों से दहल गई थी हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी मुंबई। आगे बढ़ने से पहले इन आंकड़ों पर गौर करें। 13 बम धमाके, 257 की मौत, 1200 से ज्यादा जख्मी। बरसों से सरहद पार से भेजे जा रहे आतंक के सामान का शिकार होता रहा है भारतवर्ष, लेकिन ये उसके सीने पर भोंका गया एक ऐसा खंजर है जिसे सबसे गहरा जख्म बनाया था। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद 1992-93 के दौरान हुए दंगों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड माफिया दाऊद इब्राहिम ने अपने फरमाबरदार टाइगर मेमन और उसके परिवार की मदद से मुंबई को खून से नहला दिया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झवेरी बाजार, सेंचुरी बाजार, सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मछुआरा कॉलोनी, प्लाजा सिनेमा, काठा बाजार, होटल सी डॉक, होटल जूहू सेंटर, वर्ली, पासपोर्ट और शिवसेना भवन, ये वो ठिकाने थे जिन्हें कार बम, जीप बम और स्कूटर बम के जरिए ठिकाना बनाया गया था। मछुआरा कॉलोनी में भी ग्रेनेड से हमला किया गया था। आतंकियों का इरादा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन कई गाड़ियों में लदे विस्फोटकों में धमाका नहीं हुआ। माफिया डॉन दाऊद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से ये धमाके किए थे। समंदर के रास्ते विस्फोटक मुंबई लाए गए थे। दाऊद ने अपने स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन विस्फोटकों को शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया था। धमाके तो अप्रैल में होने थे, मगर उससे पहले एक आतंकवादी के पकड़े जाने से इनकी तारीख टाइगर मेमन ने बदल दी।
12 मार्च को ही सीरियल ब्लास्ट करवा दिए। चेन्नई पर जारी है आज तक की नॉन स्टॉप कवरेज। अब से कुछ देर पहले संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चेन्नई में अगले एक हफ्ते तक BSNL अपनी मुफ्त सुविधाएं देगा। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि चेन्नई के लोग Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and they call me Looks Matter, they say, and then you realize that was the first sign of trouble. I fell for those looks.